धातु और धातु में अगला टॉपिक हम लोगों का है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी संक्षेप में हम लोग वी-रा-श्रे कह सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इस परिस्थिति में एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है, जिसके कारण एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होती है वह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, या तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी या अपचयन की क्रिया होगी। अगर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उस स्थिति में जो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वह उसका ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। यदि अपचयन की क्रिया हो रही है तो वह उसका अपचयन विभव कहलाएगा। एक ही इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों का मान बराबर होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, इन्होंने जो अपचयन विभव है उस अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। अलग अलग पद्धति में अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। जैसे किसी पद्धति में ऑक्सीकरण विभव को माना गया है, लेकिन जो हमारा IUPAC सिस्टम है, इस IUPAC सिस्टम में किस इलेक्ट्रोड विभव को मानक माना गया है तो वह निकल करके आता है कि अपचयन विभव, यानी अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। तो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? धातु इलेक्ट्रोडों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब वही मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचयन विभव। धातु इलेक्ट्रोडों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी बनती है। उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी आप स्वतंत्र हैं, इलेक्ट्रोड आपको कुछ दे दिए गए हैं, उनके इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाना है तो चाहे धातु इलेक्ट्रोडों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में आप रखिए और चाहे घटते हुए क्रम में, दोनों ही क्रम में हमारी जो श्रेणी बनती है उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लेकिन सामान्यतः हम लोग जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं या बनाते हैं वह इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाते हैं। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, बनाई गई है कुछ धातुओं की इलेक्ट्रोडों की, वह इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे यह इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रिया है, लिथियम आयन से लिथियम, लिथियम आयन आब्लिक लिथियम, इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम में अपचयित हो रहा है। यानी यह अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया लिखी गई है संक्षेप में। तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की लिखी गई है कि अपचयन की? अपचयन की, क्योंकि लिथियम आयन से लिथियम बन रहा है। तो लिथियम धनायन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी लिथियम परमाणु बनेगा, तत्व बनेगा। तो यहाँ पर सभी धनायन हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो ये सभी अपचयन की अर्ध अभिक्रियाएं हैं। तो जब ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया है तो यहाँ पर जो इनका इलेक्ट्रोड विभव होगा वह कौन सा इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा? अपचयन विभव कहलाएगा। और IUPAC ने इसी को मानक माना है।
तो यहाँ पर धातु इलेक्ट्रोड जैसे कुछ दिया गया है, लिथियम का जो है -3.04 वोल्ट होता है, पोटेशियम आयन से पोटेशियम बन रहा है, यहाँ पर -2.92 वोल्ट है, मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट, एल्युमिनियम आयन से एल्युमिनियम -1.66 वोल्ट, जिंक आयन से जिंक -0.76 वोल्ट, फेरस आयन से आयरन -0.44 वोल्ट, स्टेनस से टिन -0.14 वोल्ट, फेरिक से आयरन -0.036 वोल्ट, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन +-0.0000 वोल्ट। यानी हाइड्रोजन अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से क्या माना गया 0.000 वोल्ट, यानी कुल मिलाकर के कितना वोल्ट 0 वोल्ट। ठीक है, ये लिखने का पैटर्न है +-0.000 वोल्ट यानी 0 वोल्ट। उसके नीचे क्यूप्रस आपका क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन से कॉपर +10.34 वोल्ट, Hg+2 यानी यह आपका मर्क्यूरिक आयन है, मर्क्यूरिक से मरकरी बन रहा है +10.79 वोल्ट, सिल्वर आयन से सिल्वर Ag है +0.80 वोल्ट, प्लेटिनम +2 से प्लेटिनम +1.20 वोल्ट, और Au+3 यानी गोल्ड है आरिक आयन, इससे गोल्ड बन रहा है Au+1.50 वोल्ट। ये कुछ धातुओं का इलेक्ट्रोड वो दिया गया है। अब देखिए ये -3.04 से शुरू हुआ है, +1.50 पर समाप्त हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान नीचे जाने पर क्रमशः क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी यह विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोड विभव के किस क्रम में बनी है, बढ़ते हुए क्रम में बनी है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव है यह 0 वोल्ट है। जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है, और जो धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा जाता है। यानी आप पाएंगे कि हाइड्रोजन से नीचे बहुत कम धातुएं हैं, मुख्य रूप से 5 धातुएं हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। अगर इनका एक एक अक्षर हम लें तो कॉपर का C, मरकरी का H, सिल्वर का A, Pt का P और गोल्ड का A, तो CHAPA यानी ये क्या बन गया, छापा। याद करने का आसान सा तरीका होता है कि हाइड्रोजन से नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन कौन सी धातुएं किस क्रम में हैं, तो उसके लिए हम याद रखते हैं CHAPA यानी छापा। तो छापा में CHAPA, तो C से कॉपर, H से मरकरी Hg, A से Ag, P से Pt और फिर A है तो A से गोल्ड। अब 2 बार A है तो आप कंफ्यूजन में होंगे कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। तो एक A से Ag होगा, Ag माने चांदी, एक A से गोल्ड होगा, गोल्ड माने सोना। तो जो सस्ता होगा उसको पहले रखेंगे, जो महंगा है उसको बाद में, अपने याद करने के लिए। तो बाद में आपका सोना आएगा, तो अंतिम वाला A गोल्ड को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे 5 धातुएं कौन कौन किस क्रम में है, तो ये छापा। ठीक है, अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं। अब जैसे लक्षण क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्रमशः बढ़ता है, एक लक्षण ये हो गया। नीचे की ओर जाने पर, श्रेणी में नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर चलेंगे तो क्रियाशीलता घटती है। इसका मतलब कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जितना ही कम होगा यानी अधिक ऋणात्मक होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और जितना ही अधिक होगा अर्थात धनात्मक होगा वह कम क्रियाशील।
अर्थात धातुओं की जो सक्रियता या क्रियाशीलता है वह इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। इलेक्ट्रोड विभव जितना ही अधिक होगा क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रोड विभव जितना ही कम होगा क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। अगला लक्षण है कि श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता घटती है। अपचायक क्षमता जिन तत्वों में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है, जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उनमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है और उनकी क्षमता कहलाती है अपचायक क्षमता। तो ऊपर की धातुएं प्रबल अपचायक हैं और नीचे जैसे जाएंगे अपचायक क्षमता घटती जाएगी और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी। तो नीचे वाले प्रबल ऑक्सीकारक और ऊपर वाले प्रबल अपचायक, यानी यहां भी हम कह सकते हैं कि अपचायक क्षमता मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी अपचयन विभव के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी अपचयन विभव जितना ही कम होगा अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। और जो ऑक्सीकारक क्षमता है वह ऑक्सीकारक क्षमता इलेक्ट्रोड विभव के समानुपाती है। यानी इलेक्ट्रोड विभव जितना ही अधिक होगा ऑक्सीकारक क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अगला लक्षण देखिए, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। तो चूंकि नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता घटती है और अपचायक क्षमता घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी, क्योंकि जो प्रबल अपचायक होगा उसका ऑक्सीकरण उतना ही आसानी से होगा और ऑक्सीकरण आसानी से होने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकलेगा, त्यागा जाए। तो नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी जो है ये अपचयन विभव के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। अगला लक्षण है हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लेकिन नीचे की धातुएं नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे की धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है और ऊपर की धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इसलिए हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं को उनके लवणों के विलयनों से विस्थापित कर देती हैं, जबकि नीचे की धातुएं नहीं। यानी ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की धातु है यह धातु नीचे की किसी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी, लेकिन नीचे की धातु विस्थापित नहीं कर पाएगी। जैसे जिंक धन कॉपर सल्फेट, मान लीजिए ये जिंक है धन कॉपर सल्फेट। तो अब देखिए जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है और कॉपर सल्फेट में कॉपर नीचे है, तो ऊपर की धातु नीचे की धातु को विस्थापित करेगी। यानी जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। तो यहां बन जाएगा जिंक सल्फेट अधन कॉपर, ये हो जाएगा। लेकिन यदि सवाल इस तरह से हो, इसी को हम ऐसे कर दें कि कॉपर धन ZnSO4, तो देखिए अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान जिंक से नीचे है तो ये कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं करेगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन, यानी अभिक्रिया नहीं होगी, इस तरह से। तो ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं को उनके लवणों के विलयनों में से विस्थापित कर देती हैं, जबकि नीचे की धातुएं ऊपर की धातुओं को उनके लवणों के विलयनों से विस्थापित नहीं करती।
कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए इस पर। जैसे क्वेश्चन है, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, इनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए। तत्व ए है, इसका इलेक्ट्रोड विभव दिया है -2.90 वोल्ट, बी का दिया है -1.18 वोल्ट, सी का दिया है -0.44 वोल्ट, डी का दिया है +0.34 वोल्ट। तो हमको विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाना है, तो अभी हम लोग जो श्रेणी पढ़े हैं उसी पैटर्न पर बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां पर जिसका सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव होगा वह पहले होगा और सबसे अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाला तत्व बाद में होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाएंगे है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने पर सबसे कम वाला पहले तो ए हो जाएगा, उससे अधिक बी का है, उससे अधिक सी का है और सबसे अधिक इसमें डी का है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई ए बी सी डी। अब इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल जैसे चार धातुओं ए बी सी डी के इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.40 वोल्ट, -0.54 वोल्ट, +0.14 वोल्ट तथा -1.36 वोल्ट हैं। इन्हें घटती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए। घटती हुई सक्रियता का मतलब घटती हुई क्रियाशीलता का क्रम। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर सक्रियता घटती है, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने पर सक्रियता घटती है। तो हम एक सूत्र बना सकते हैं कि सक्रियता समानुपाती 1 इलेक्ट्रोड विभव, या इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा उसकी सक्रियता सबसे अधिक होगी। तो इसमें आप देखेंगे डी वाले का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है, इसलिए डी वाला सबसे अधिक क्रियाशील हो गया। तो उसी तरह से उससे अधिक बी का है तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी, उससे अधिक इलेक्ट्रोड विभव सी का है तो क्रियाशीलता बी से कम हो जाएगी, और सबसे अधिक इलेक्ट्रोड विभव ए का है +0.40 वोल्ट, तो इसलिए सबसे कम क्रियाशीलता ए की हो जाएगी। अर्थात सक्रियता का घटता हुआ क्रम डी बी सी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील या लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्यों? तो जैसा कि आप जानते हैं कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल होता है, नीला थोथा, यानी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग का होता है। इसको जल में घोलेंगे तो जलीय विलयन भी नीले रंग का होगा। अगर उसमें लोहे की कील डाल दिया जाए, चाहे लोहे की छड़ डाल दिया जाए, तो धीरे 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 उसका नीला रंग क्या होने लगता है? गायब होने लगता है। क्यों गायब होने लगता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में आइए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है और लोहा देखिए आपका कहां है? कॉपर से ऊपर है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपका लोहा कॉपर से ऊपर है, इसलिए लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। और जब लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। रिएक्शन देखिए, CuSO4 तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करेगा, हटा देगा, तो कॉपर मुक्त हो गया और बन गया फेरस सल्फेट। और जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है वह उसमें जो कॉपर है ये कॉपर आयन के रूप में होता है। कॉपर सल्फेट टूटेगा तो क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन बनाएगा। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग इस क्यूप्रिक आयन के कारण होता है, इसलिए
कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, और जब आयरन इसको विस्थापित करके मुक्त कर दिया, अपचयित कर दिया कॉपर में, तो अब यहाँ कॉपर आयन नहीं है, अब ये कॉपर परमाणु हो गया, तब इसका नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा। तो यही कारण है। तो उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है, अतः आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, या आयरन कॉपर से प्रबल अपचायक है, अतः आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है या अपचयित कर देता है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि अभिक्रिया Cu प्लस H2SO4 बन रहा है CuSO4 धन H2, संभव है या नहीं, यह क्रिया संभव है या नहीं, होगी कि नहीं होगी। तो यह भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप निकालेंगे। लक्षण में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि नीचे की धातुएं नहीं, क्योंकि नीचे की धातुएं हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील होती। तो यहां पर देखिए कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर सकता है, अर्थात यह अभिक्रिया संभव नहीं है, यह क्रिया संभव नहीं है, यह संभव नहीं। दूसरा सवाल है अगला आपका कि तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर जिंक नाइट्रेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करता। तो तांबा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करता है, तो तांबा और सिल्वर की स्थिति देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो तांबा यानी कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे, इसलिए कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर यानी तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, जबकि सिल्वर जिंक नाइट्रेट से, तो अब सिल्वर और जिंक को देखिए, तो जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर जिंक से कम क्रियाशील हुआ, इसलिए सिल्वर जिंक नाइट्रेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। ऐसे ही लिखना है तो आप लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबा का स्थान सिल्वर से ऊपर है, अतः तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर का स्थान जिंक से नीचे है, अतः सिल्वर जिंक से कम क्रियाशील है, अतः सिल्वर जिंक नाइट्रेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करता है।